नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज अपनी नगर पालिका अधिनियम को लेकर तीसरी क्लास है। अपन ने पहले 5 धाराओं के बारे में बात कर ली है। आज धारा 6 से लेकर धारा 10 तक बात करेंगे, ठीक है। और धारा 6 में क्या है कि उसमें वार्ड वगैरह और निर्वाचन प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन स्थान, इन सब की बातचीत हुई है। इसलिए अपन पहले वार्ड को समझेंगे, ठीक है। वार्ड 9 व 10, धारा 9 व 10 में दिया हुआ है वार्ड। तो पहले अपन धारा 9 व 10 पे चर्चा करेंगे। धारा 9 व 10 पे चर्चा करने के बाद फिर 6 और फिर 7 फिर 8, इस तरीके से इस पे बात की जाएगी। तो धारा 9 में क्या है वो देखेंगे, और धारा 10 में क्या है, जिससे अपने को क्या है वार्डों का पता चल जाएगा। एक आरक्षण के बारे में थोड़ा सा अपने को इसमें पता चलेगा, और आरक्षण को डिटेल में धारा 6 में बताया हुआ है। पहले अपन धारा 10 देख लेंगे ना, तो आरक्षण समझ में आ जाएगा कि आरक्षण मोटा मोटी है क्या। उसके बाद में जो परसेंटेज होता है आरक्षण में, कितना परसेंट इसके लिए, इतने परसेंट इसके लिए, वो अपने को धारा 6 के अंदर पढ़ लेंगे अपन, ठीक है जी। तो पहले धारा 9 देखते हैं कि धारा 9 में लिखा है कि वार्डों में विभाजन। वार्डों में किसको विभाजित करना है? नगर पालिका पढ़ रहे हैं, नगर पालिका को वार्डों के अंदर विभाजित करना है, पहली बात। अच्छा, नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन के लिए अपन नगर पालिका को वार्डों में विभाजित कर रहे हैं? तो उसमें लिखा हुआ है निर्वाचन के प्रयोजनार्थ, यानी निर्वाचन के लिए नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, निर्वाचन करने के लिए नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने की क्या ज़रूरत है? कंप्लीट पूरी नगर पालिका का एक प्रतिनिधि भी तो चुन सकते हैं अपन। देखो बात यह है कि एक अकेला प्रतिनिधि हमने एमएलए, एमपी आदि के तौर पे पहले से चुन रखा है, और चूँकि अपने को करना है सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और जिस तरह से नगरीय शासन है और मतलब स्थानीय स्वशासन जो है, जिसमें पंचायती राज और नगरीय शासन जो आता है, उसमें अपन सत्ता का विकेंद्रीकरण ही तो करते हैं। अब कंप्लीट नगर पालिका से एक प्रतिनिधि चुनने का मतलब तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है। तो अपने को क्या करना है, एक ही नगर पालिका में, उस पूरी नगर पालिका में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्थान से अपने को एक एक प्रतिनिधि लेके आना है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, अगर सदस्य ज़्यादा रख देते हैं अपन, मतलब नगर पालिका में ठीक है 20 सदस्यों का अपने को निर्वाचन करना है। अब निर्वाचन करने के लिए ऐसा हो सकता है कि निर्वाचन में सारे सदस्य 2 या 3 जगह से 20 के 20 सदस्य निर्वाचित होकर आ जाएं, तो वो 2 या 3 क्षेत्र पे ज़्यादा अपना दिखाएंगे, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। हो सकता है कि 2 या 3 क्षेत्रों से ही सारे के सारे प्रतिनिधि चुन के आ जाए, तो वो 2 या 3 क्षेत्रों पे डोमिनेट ज़्यादा करेंगे। इसलिए अपने को क्या करना होता है, कुछ निर्वाचन स्थान बनाने होते हैं। हर निर्वाचन स्थान से, हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन के आ सके, निर्वाचित होकर आ सके। इसलिए अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, पूरी नगर पालिका को उसके निर्वाचन स्थानों में विभाजित करना पड़ेगा। निर्वाचन स्थान बोल दो, निर्वाचन क्षेत्र बोल दो, या फिर वार्ड बोल दो, उनमें उसको विभाजित करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक वार्ड से, हर एक निर्वाचन स्थान से एक प्रतिनिधि चुन के आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करना पड़ता है। तो सीधा लिखा हुआ है इसमें निर्वाचन के प्रयोजनार्थ। अच्छा, धारा 9 के अंदर दूसरी बात लिखी है कि नगर पालिका को वार्डों में जब विभाजित करते हैं तो इसका आधार जनसंख्या रहता है। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या को इक्वल रखा जाता है, ना कि क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को इसके अंदर इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अपने को क्या करनी है, जनसंख्या प्रत्येक वार्ड की बराबर रखनी है। अब एक बात बताओ, तुम उसमें एक टफ लैंग्वेज में लिखा है किताब के अंदर कि नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या का अनुपात प्रत्येक वार्ड की उसकी जनसंख्या के साथ अनुपात वही रहता है जो कुल वार्डों का कुल जनसंख्या के साथ अनुपात है। तो ये भाषा थोड़ी सी, जो बच्चा अनुपात वगैरह पढ़ रखा है, जिसने समझ रखा है, उसके तो समझ में आ जाएगी। बट अगर समझ में ये नहीं आती है, अनुपात वगैरह नहीं देखा हुआ आपका, तो आप इतना सा ध्यान में रखना कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या बराबर रखी जाती है। अच्छा, ये लास्ट बात क्या है कि प्रत्येक वार्ड का उसकी जनसंख्या का अनुपात, प्रत्येक वार्ड में उसकी जनसंख्या का अनुपात वही होगा जो कुल वार्डों का कुल जनसंख्या के साथ है। इसका मतलब ये है, मान लो कुल वार्ड एक नगर पालिका में 20 बनाने हैं अपने को, ठीक है, और उसकी कुल जनसंख्या है 20,000, ठीक है। तो प्रत्येक वार्ड को कितनी जनसंख्या मिलेगी? 1000 की जनसंख्या मिलेगी। जनसंख्या को बराबर रखना है, तो प्रत्येक वार्ड को 1000 की जनसंख्या मिलेगी। तो वार्ड एक वार्ड है, और इसकी जनसंख्या के साथ अनुपात कितना है? 1000, 1:1000। और कुल वार्ड कितने हैं? 20, और कुल जनसंख्या कितनी है? 20,000। इसका भी अनुपात क्या है? 1:1000। तो दोनों ये और ये दोनों अनुपात क्या हैं? बराबर हैं। ये अनुपात बराबर रखना होता है। इसी प्रकार से इससे मतलब सार यही निकलता है कि प्रत्येक नगर पालिका को बराबर जनसंख्या में, नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या अपने को क्या रखनी पड़ेगी? बराबर रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ धारा 9 में 2 बातें लिखी हुई, दोनों समझ में आती होगी। पहली बात तो निर्वाचन के प्रयोजनार्थ नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या का अनुपात कुल वार्डों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, दोनों अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ठीक है,
तो धारा 9 तो ये है। अब धारा 10 में क्या दिया है? धारा 10 में दिया है वार्डों का अवधारण। वार्डों का अवधारण हो, वार्डों में विभाजन हो, दोनों का काम किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। ये बात धारा 9 में भी लिखी हुई है, धारा 10 में भी लिखी हुई है, धारा 6 में भी लिखी हुई है। ठीक है, अब एक बात देखना, वार्डों का जो अवधारण है ना, उसमें टोटल 4 पॉइंटों में बात की गई है। वो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करना, जिस तरह से धारा 9 में लिखा है वो लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वार्ड सीमा का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है आरक्षण, आरक्षण को निर्धारित भी राज्य सरकार करती है। तो ये 2-3 बातें लिखी हुई है। लास्ट एक पॉइंट अलग से ऐड किया ऑब्जेक्शन वाला, वो मैं समझा दूंगा आपको। तो धारा 10 से रिलेटेड 4 पॉइंट याद रखने, वार्डों में विभाजित, वार्ड सीमा, आरक्षण और ऑब्जेक्शन। ठीक है, इन 4 पॉइंटों में अपन बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो देखो जी, अपन धारा 9 के अंदर बात कर चुके हैं। पहले पॉइंट में क्या है, एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर देना। अच्छा, दिया हुआ कैसे? ये 3 पॉइंट लगातार दे दिए, उसके बाद जो इनसे रिलेटेड उपबंध जो है ना, वो आगे दिए हुए। तो वो दोनों उपबंध और जो चीज़ लिखी हुई है, आदेश द्वारा राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार किस चीज़ के लिए आदेश करती है, और जो उससे संबंधित उपबंध है, किन किन उपबंधों का ध्यान रखते हुए ऐसा करती है, वो वार्डों का अवधारण करती है, वो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। अपन क्या करेंगे, उन दोनों को रिलेट करके लिखेंगे कि कौन सा उपबंध जो है कौन सी आदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करती है कौन? राज्य सरकार। उससे संबंधित एक उपबंध बाद में लिखा हुआ है कि जो वार्डों का जो संख्याकन किया जाएगा, संख्याकन का मतलब नंबरिंग जो की जाएगी वो उत्तर पश्चिम कोण से की जाएगी। तुम्हें पता है ये उत्तर दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, दोनों के बीच में जो होता है ये कोण होता है इसका। तो ये होता है उत्तर पश्चिमी कोण, ये उत्तर, ये पश्चिम, और ये इसका उत्तर पश्चिम कोण। तो यहाँ से नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग मतलब 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, ऐसे आएंगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे। नंबरिंग ऐसे बढ़ेगी, 1 2 3 4, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला उपबंध ये था। ठीक है, पहले पॉइंट से संबंधित उपबंध ये है। तो दूसरी बात इसमें दी हुई है धारा 10 के अंदर कि वार्ड सीमा का निर्धारण। वार्ड सीमा का निर्धारण भी कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ये जो चारों काम है राज्य सरकार के हैं। ये ऑब्जेक्शन वाला थोड़ा सा अलग है, इसको बता दूंगा मैं, बाकी 3 पॉइंट राज्य सरकार के हैं। ठीक है, दूसरा वार्ड सीमा का निर्धारण जो है ना राज्य सरकार करती है, और इससे संबंधित उपबंध बाद में दिया हुआ है आपकी किताब में। उसमें लिखा है कि सभी वार्ड भौगोलिक रूप से संहित क्षेत्रों में। इसका मतलब ये है, जो 2 वार्ड बनाए उन्होंने, जितने भी वार्ड बनाए हैं, 2 वार्ड जैसे भी हैं, दोनों की सीमाएं पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 नंबर वार्ड यहाँ पे बना दिया, फिर 2 नंबर यहाँ पे बना दिया, 3 नंबर यहाँ पे बना दिया, ऐसे नहीं करना। 1 के बाद 2, 2 के बाद इधर 3, 4, ऐसे कंटिन्यू एकदम दोनों की सीमाएं, पास वालों की सीमाएं एक दूसरे को टच करती हुई होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 नंबर वार्ड यहाँ पे बना दिया, फिर दूसरा वार्ड है, दूसरे वार्ड का पार्ट 1 नंबर में आ रहा है। तो बाहर से फिजिकली अगर देखें, भौगोलिक रूप से अगर उसको देखें ना, तो वो साफ तरीके से अपने को डिवाइडेशन उनमें दिखना चाहिए। ठीक है ना, फिजिकल रूप से अगर देखें तो उसका डिवाइडेशन दिखना चाहिए कि हाँ जी ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड 2 है, ये वार्ड 3 है, ऐसे। ठीक है, इसलिए वो भौगोलिक रूप से थोड़े संहित क्षेत्र लगते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है ये। तीसरी बात में लिखा हुआ है आरक्षण। अब आरक्षण को कंप्लीट जिस तरह से एससी को कितना आरक्षण होगा, एसटी को कितना आरक्षण होगा, ओबीसी के लिए कितना आरक्षण है, और महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, ये टोटल बातें अपन धारा 6 में पढ़ेंगे। उससे पहले धारा 10 में उन्होंने मोटी मोटी बात करी है। वो ये की है कि एससी एसटी ओबीसी व महिलाओं हेतु राज्य सरकार स्थान आरक्षित करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। इसकी पावर किसके पास आरक्षण की? राज्य सरकार के पास। एक बार आरक्षण को देख लीजिए कि आरक्षण होता क्या है। देखो, मान लो ये नगर पालिका है और इसके अंदर 10 वार्ड अपन ने माने हैं। हालांकि 13 वार्ड से कम वार्ड एक नगर पालिका में होते नहीं है, जबकि अपन ने यहाँ पे ऐसे ही माना है कि उदाहरण के लिए माना है कि 10 वार्ड है इसके अंदर। ठीक है, आरक्षण का मतलब समझना है अपने को। राज्य सरकार ने यहाँ पे 3 निर्वाचन, मतलब टोटल कितने वार्ड है? वार्ड मतलब निर्वाचन स्थान, निर्वाचन क्षेत्र। 10 निर्वाचन क्षेत्र है, 10 निर्वाचन स्थान है, जिसमें से 3 स्थान राज्य सरकार ने मान लो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कर दिए। ठीक है, आरक्षित कर दिए। इसका मतलब ये है कि इन 3 क्षेत्रों से कि 10 में से 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ से केवल और केवल निर्वाचित होकर एससी का कैंडिडेट ही आ सकता है। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति यहाँ से निर्वाचित होकर नहीं आ सकता। तो 3 स्थान किसके लिए रिजर्व हो गए? एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गए। मान लो उन्होंने एसटी के लिए 2 स्थान रिजर्व कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि 10 निर्वाचन स्थानों में से 2 निर्वाचन स्थान शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, और ओबीसी के लिए 1 कर दिया और फीमेल्स के लिए 3 कर दिया, यानी महिलाओं के लिए 3 स्थान आरक्षित कर दिए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आरक्षण होता क्या है। अब ये 3 स्थान इनके लिए, 2 स्थान इनके लिए, 1 स्थान इसके लिए, ये किस तरीके से आए ये बाद में देखेंगे, धारा 6 में देखेंगे। ये अपन ने माना है, टोटली माना है। बाद में देखेंगे कि 3 स्थान कैसे आए। ठीक है,
इसका मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या दायरा रहता है, क्या आधार रहता है इस चीज़ का, वो बाद में देखेंगे अपन। आप तो अभी एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो, ठीक है। आरक्षण में 3-4 बातें लिखी हुई है। आरक्षण में एक तो बात ये लिखी हुई है और इसके बाद में 2 पॉइंट ये भी लिखे हुए हैं। तो इन पॉइंटों को समझने के लिए ये चीज़ें अपने को समझनी ज़रूरी है। अब एक बात तो राज्य सरकार ने कह दिया कि इन 10 स्थानों में से 3 स्थान ऐसी कैटेगरी के लिए आरक्षित किए हैं हमने। तो अपना पहला सवाल ये होगा, इन 10 स्थानों में से कौन से 3 स्थान जी आपने रिजर्व किए हैं, मतलब कि 7 नंबर किया है, 8 नंबर किया है, 6 नंबर किया है, 3 कौन कौन से स्थान है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है, 4, 5, 6 है, कौन कौन से स्थान 3 आरक्षित किए हैं आपने। तो राज्य सरकार कहती है हम ये देखेंगे नगर पालिका के कौन से वार्ड में, कौन से स्थान में, कौन से निर्वाचन जो स्थान है उसमें एससी की जनसंख्या ज़्यादा है, कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से किसमें जनसंख्या ज़्यादा है। तो मान लो इसमें 8 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में, बाकी की तुलना करके देखें पूरी नगर पालिका में इन 3 में शेड्यूल कास्ट की जाति क्या है, जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये 3 क्षेत्र रिजर्व हो जाएंगे ऐसी कैटेगरी के लिए। मान लो 10 व 9 के अंदर ऐसी शेड्यूल ट्राइब की यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये 2 स्थान रिजर्व हो जाएंगे शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि जनसंख्या देख के उनके लिए स्थान है रिजर्व करना, आरक्षित करना। देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आगे उपबंध के अंदर लिखा हुआ है कि यथासाध्य वो ही वार्ड नियत किए जाएंगे, वो ही स्थान नियत किए जाएंगे जहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये समझ में आता है। अब अपन राज्य सरकार से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो पूरी की पूरी नगर पालिका में जो ऐसी कैटेगरी है उसकी जनसंख्या इक्वली बंटी हुई है, मतलब जनसंख्या घनत्व उनका सभी वार्डों में समान है, सब जगह यहाँ पे जितने ऐसी के कैंडिडेट है वहीं पे 9 में है, इतने ही 10 में है, इतने ही 1 में है। तो कौन से 3 स्थान रिजर्व करोगे आप। मान लो जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, तब तो आप सीधी सी बात है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा वही स्थान किसके लिए, उसी संबंधित कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दोगे। बट अगर सब में स्थान, सब जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या का जो वितरण है समान रूप से है, तब क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका, 3 स्थान कौन से रिजर्व करोगे, 3 स्थान कौन से आरक्षित करोगे। तो राज्य सरकार जवाब देती है जी चक्रानुक्रम में हम इसका निर्धारण करेंगे। अब ये चक्रानुक्रम क्या होता है, देखो मान लो पहले चुनाव होते हैं, उस चुनाव के अंदर एससी के लिए 1, 2 व 3 नंबर वार्ड आरक्षित कर दिए जाते हैं। ये 3 स्थान जो है वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। जैसे ही अगली बार जब चुनाव होता है तो 4, 5 और 6 वार्ड एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगे। अगर उससे अगली बार चुनाव होते हैं तो 7, 8 और 9, और उसके बाद होते हैं 10, 1, 2। इस तरीके से चक्कर चलता रहेगा। सेम टू सेम एसटी के लिए होगा, सेम ही ओबीसी के लिए होगा, सेम ही महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं वाला थोड़ा सा अलग है, वो अपन धारा 6 में आराम से समझ लेंगे, पर चक्रानुक्रम का मतलब यही होता है, ठीक है ना। कि अच्छा एसटी के लिए पहली बार जब चुनाव हुए तो 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड जो थे, 4 नंबर और 5 नंबर निर्वाचन स्थान जो थे वो एसटी के लिए क्या थे, रिजर्व थे। अगली बार जैसे ही चुनाव होंगे तो 6 और 7 उनके लिए रिजर्व हो जाएंगे, यानी आरक्षित हो जाएंगे। ये काम करेगा कौन, ये करेगी अपनी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो जनसंख्या देके, दूसरा चक्रानुक्रम वाला, ठीक है। ये होता है आरक्षण का, मोटी मोटी बातें। आरक्षण को अपन डिटेल में धारा 6 में पढ़ेंगे। तो 3 पॉइंटों में बात कर ली। 3 पॉइंटों में बात करने के बाद राज्य सरकार के पास ये होता है कि आपके पास अब राज्य सरकार ये देखती है कि हाँ वार्डों का अवधारण हमने कर दिया है। 1 मिनट रुकना आप। अब देखना, इतना करने के बाद राज्य सरकार ये देखती है कि 3 पॉइंटों से वार्डों का अवधारण हो जाता है। वार्डों का जो कंसेप्ट था वो तैयार हो जाता है। नगर पालिका को वार्डों में विभाजित भी कर दिया, वार्ड सीमा भी तय कर दी, उसमें क्या क्या आरक्षण रहने वाला है उसका प्रावधान भी राज्य सरकार ने कर दिया। चौथा काम होता है ऑब्जेक्शन वाला। इसमें क्या होता है, राज्य सरकार जो होती है हर एक नगर पालिका को एक प्रारूप तैयार करती है और हर एक नगर पालिका के पास उसको भेजती है और बताती है देखो हमने ये किया है आपकी नगर पालिका के लिए, आपकी नगर पालिका को हमने इतने वार्डों में विभाजित किया है, प्रत्येक वार्ड की सीमा ये रहने वाली है और आरक्षण का प्रावधान ये है। ये अवधारणा हमने तैयार की है आपके वार्ड को लेके। तो संबंधित नगर पालिका उसको देख के अगर उसको उसमें कुछ कमियां लगती है तो 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन दाखिल करवाती है। उस प्रारूप के अंदर कमियां अपनी बताती है और वापस राज्य सरकार को भेजती है। अब राज्य सरकार उसको संज्ञान में लेती है। अगर उनको सही लगता है कि हाँ ठीक है कि इन्होंने जो बात कही है हमको अपने को ये चेंज करना चाहिए तो चेंज कर देते हैं। अगर उन्हें ये बिल्कुल सही लगता है कि हाँ अपने जो किया था वो ठीक था तो वो उसको वैसा का वैसा रख लेते हैं। तो ये किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, राज्य सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। बस ये ऑब्जेक्शन वाला आता है, 7 दिन के अंदर वो दाखिल करवाना होता है,
ठीक है जी, ये चीज़ है धारा 9 व 10 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ धारा 9 व 10 आपके ढंग से समझ में आई होगी। ध्यान से देखना, कोई मोटी बात नहीं है, बस कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे, और कुछ शब्दों को समझने के लिए, वर्ड वगैरह समझने के लिए पहले अपन ने धारा 9 व 10 को पढ़ा है, ठीक है। और इसके बाद में अपन अब 6 और 7 और 8 नंबर धारा पढ़ेंगे। ध्यान से देख लेना भाई, वार्डों का विभाजन दिया हुआ है, उसके बाद में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या बराबर रहनी चाहिए। निर्वाचन के उद्देश्य के लिए वार्डों में विभाजित किया जाता है किसको, नगर पालिका को। वार्डों का जो अवधारण होता है उसके अंदर 4 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट कौन सा है, नगर पालिका को वार्डों में विभाजित, दूसरा वार्ड सीमा, और तीसरा आरक्षण, चौथा ऑब्जेक्शन, ठीक है। धारा 10 को ऐसे याद रख लेना। अब अपन धारा 6 पर बात करेंगे, ठीक है, ओके। धारा 6 में क्या दिया गया, नगर पालिका की संरचना। संरचना को एक उदाहरण के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हो। जिस तरीके से आपकी फैमिली की संरचना होती है उसके हिसाब से देख लो आप कि फैमिली में कितने सदस्य हैं और किस सदस्य का क्या क्या पद होता है, वो अपनी एक फैमिली की स्ट्रक्चर होती है। उसी प्रकार से एक नगर पालिका की संरचना होती है कि उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, किस किस सदस्य का क्या क्या पद होता है, ठीक है। तो ये होता है संरचना से रिलेटेड। अब संरचना वाला जब ये पढ़ो ना, धारा 6 के बारे में पढ़ते हो ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि इसके अंदर एक तो प्रतिनिधित्व की बात होती है, एक आरक्षण की बात होती है। नगर पालिका की संरचना जब भी पढ़ते हैं 2 चीज़ों की बात याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो प्रतिनिधित्व की और एक आरक्षण की बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए इनको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इनसे संबंधित एक एक उपबंध लिखा हुआ है, इसलिए इनको अलग से पॉइंट के रूप में मैंने डाल दिया है। तो पहली बात तो ये प्रतिनिधित्व से रिलेटेड तो ये वर्ड है, ठीक है। और आरक्षण से रिलेटेड अनुच्छेद 334 है। तो ये दोनों वर्ड इनसे रिलेटेड हैं। आपको याद क्या रखना है, नगर पालिका की संरचना जब भी याद आए धारा 6 के अंदर है, और इसके अंदर 2 पॉइंट याद रखने के, तो प्रतिनिधित्व वाला और एक आरक्षण वाला, ठीक है। तो देखते हैं प्रतिनिधित्व वाला मामला देखते हैं पहले। प्रतिनिधित्व किस किस का हुआ, एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, एक पदेन सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। अब निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य वही होंगे जो निर्वाचित होकर आएंगे। जनता उनको प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित करके भेजेगी। अच्छा, निर्वाचन कहाँ से होगा, निर्वाचन स्थानों से निर्वाचित होकर आएंगे। निर्वाचन स्थान मतलब वार्ड से। तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या उतनी ही होगी जितनी वार्डों की संख्या है। जितनी वार्डों की संख्या उतनी ही निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अच्छा, इनकी संख्या को मतलब निर्धारित कौन करता है कि एक नगर पालिका है, उसके अंदर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इस चीज़ को निर्धारित कौन करेगा। ये अपन वार्ड धारा 9 व 10 में पढ़ा था अपन ने कि वार्डों का जो अवधारण किया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या डिपेंड किस पे करती है, वार्डों की संख्या पे। और वार्डों की संख्या को निर्धारित कौन करती है, राज्य सरकार। अपने वार्डों के अवधारण में पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ये सदस्य, निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और एक नगर पालिका के अंदर कम से कम 13 वार्ड तो होने ही चाहिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग। अभी इसकी संख्या में थोड़ा चेंज है, पर आपको याद रखना है नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितनी थी, 9 में कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। अब 13 वार्ड होंगे तो कम से कम कितने सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, 13 सदस्य तो निर्वाचित होकर आएंगे ही आएंगे। हो सकता है अगर 20 वार्ड है तो 20 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। तो निर्वाचित सदस्यों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि वार्डों से निर्वाचित होकर आते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इनकी संख्या वार्डों की संख्या पर निर्भर करती है। तो निर्वाचित सदस्यों का ये मामला है। अच्छा, इसी से संबंधित प्रतिनिधित्व में निर्वाचित सदस्यों से संबंधित ही जनगणना का मामला है। कैसे है कि जनगणना जो होती है ना, अब देखो वार्डों का जो अवधारण पढ़ा था अपने धारा 9 व 10 में पढ़ा था। वार्डों का अवधारण कहाँ पढ़ा था, धारा 9 व 10 में पढ़ा था। 9 के अंदर वार्डों का 10 के अंदर वार्डों का अवधारण था। तो राज्य सरकार वार्डों का अवधारण जो करती है ना, जनगणना के बाद में करती है। ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक जनगणना के बाद वार्डों का अवधारण किया जाता है, यानी वार्डों की संख्या को नियत किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। 2011 के अंदर जनगणना होती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, कोई नगर पालिका थी, उसमें 20 वार्ड थे, ठीक है। अब ये नगर पालिका मान लो 2019 में यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो 2019 की बात हो रही है, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 2011 के बाद में 2019 तक तो कोई जनगणना नहीं हुई। तो 2011 में जो जनगणना थी, तो इस नगर पालिका में वार्ड कितने अवधारित किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा, 20 वार्ड अवधारित किए गए थे, ऐसा मान के चलते हैं अपन, ठीक है। जब 2021 की जनगणना होती है तो उसके अंदर वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने से वहाँ पे वार्डों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। तो नगर पालिका में अब वार्ड कितने हो जाते हैं, 30 वार्ड हो जाते हैं, ऐसा मान के चलना। यानी प्रत्येक जनगणना के बाद में नगर पालिका में वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है, पुनः अवधारित की जाती है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी पुनः अवधारित हो जाएगी अपने आप। वार्डों की संख्या चेंज होगी तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी चेंज हो जाएगी। बट ऐसा होता है देखो कि 2019 से लेकर 2024 तक ये नगर पालिका अस्तित्व में रहेगी। कौन सी, ये 20 वार्डों वाली। अब ऐसा नहीं है कि
21 के अंदर जनगणना जब होती है, 2021 के अंदर जब जनगणना होती है, 30 वार्ड यहाँ पे कर दिए गए, तो 10 सदस्य और निर्वाचित करने पड़ेंगे 2021 के अंदर। ऐसा नहीं होगा। विद्यमान जो नगर पालिका है उसकी जो स्ट्रक्चर है 2024 तक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, 2024 के बाद में जो नगर पालिका के चुनाव होंगे वहाँ पे जो सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे वो 30 होकर आएंगे। अब वार्डों की संख्या 30 हो गई है, ठीक है। इसलिए बाद में निर्वाचित जो नगर पालिका के चुनाव होंगे वहाँ पे सदस्य निर्वाचित सदस्यों की संख्या चेंज होगी, जबकि विद्यमान जो नगर पालिका है उसकी स्ट्रक्चर पर कोई चेंज नहीं होगा। ये बात लिखी हुई है एक उपबंध में। तो ये पॉइंट जो है जनगणना जनसंख्या वाला प्रतिनिधित्व के अंदर निर्वाचित सदस्य जो है उससे रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बाकी पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रतिनिधित्व के अंदर अब देखते हैं अपन पदेन सदस्य व मनोनीत सदस्य। पदेन सदस्य कौन होते हैं और मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? पहले देखो पदेन सदस्य। पदेन सदस्य मतलब होता है कोई पद जो होता है ना वही वहाँ का सदस्य हो जाता है। जिस तरह से विधायक व एमएलए जो होते हैं, एमएलए एमपी जो होते हैं, विधायक व सांसद जो होते हैं, उस संबंधित नगर पालिका जो होती है उनसे संबंधित जो नगर पालिका होती है उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई नगर पालिका आ रही है, एमपी का निर्वाचन क्षेत्र है या एमएलए का कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर, निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कोई नगर पालिका पूर्ण रूप से आ रही है या थोड़ी बहुत आ रही है, आधा पार्ट आ रहा है, 1/3 पार्ट अगर उसका आ रहा है, तो उस नगर पालिका का वो एमपी व विधायक अपने आप सदस्य हो जाएगा। उसको बोलते हैं पदेन सदस्य। वहाँ का एमपी या एमएलए उस नगर पालिका का सदस्य अपने आप ही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है, याद रखना भाई। तो उस क्षेत्र के विधायक व सांसद सदस्य होंगे, उन सदस्यों को बोलेंगे पदेन सदस्य। अब जो एमएलए जो होता है, विधायक जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो मामला है, उसके अंदर निर्वाचन, उसका क्षेत्र छोटा होता है। तो तीनों जो निम्न स्तर है और ऊपर वाले दोनों स्तर है, तीनों स्तरों के अंदर, तीनों निकायों के अंदर, तीनों नगर निकाय जो है, नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, तीनों में ही पदेन सदस्य होते हैं। जबकि सांसद जो होता है, एमपी जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, वह नगर परिषद व नगर निगम में ही पदेन सदस्य होता है, वह नगर पालिका बोर्ड में पदेन सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि एमएलए कहाँ पे होता है, एमपी कहाँ पे सदस्यता रखता है, ठीक है। ये होती है पदेन सदस्य की बात। इनके संबंधित और प्रावधान है वो आगे देखेंगे। अभी मनोनीत सदस्य को समझो आप। मनोनीत सदस्य जो होता है, इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। किस किस का किया जाएगा? जो नगर पालिका के बारे में विशेष ज्ञान, विशेष अनुभव वगैरह चीज़ें रखता है, सारा जो नगर पालिका के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है, उन सदस्यों को मनोनयन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। ये होता है मनोनीत। उनका नाम निर्दिष्ट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ये बात होगी और ये दोनों बात होगी। तो अच्छा, इनकी संख्या कितनी कितनी होगी वो ध्यान में रखना। नगर पालिका बोर्ड में इनकी संख्या 6 होगी और 6 में से एक बंदा दिव्यांग को, एक दिव्यांग का नाम का मनोनयन करना पड़ेगा राज्य सरकार को, एक दिव्यांग का मनोनयन करना पड़ेगा। नगर परिषद में 8 है, उनमें से एक दिव्यांग का मनोनयन होगा। नगर निगम में इनकी संख्या 12 होती है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनमें से एक सदस्य दिव्यांग होना जरूरी है। तो याद रखना भाई, 6, 8, 12, 6, 8, 12 इन सदस्यों का मनोनयन होता है। इन संख्या को याद रखना है, डायरेक्ट पूछेंगे एग्जाम में। और इनमें से एक एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए, ये बाद में जोड़ा गया प्रावधान है, ठीक है। अब इन सदस्यों से, मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्यों से रिलेटेड 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो ध्यान से समझना कि निर्हरता उपबंध है। निर्हरता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कोई चीज़ है, ये धारा 24 व धारा 35 के अंदर लिखी हुई है। निर्हरता उपबंध कहाँ पे लिखे हुए हैं? धारा 24 व 35। वहाँ पे पढ़ेंगे अपन कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उनका दायरा क्या होता है, किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है उसका दायरा क्या है, वो धारा 24 व 35 में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो उपबंध है वो पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं, जबकि मनोनीत सदस्यों पर वो लागू होते हैं। पहली बात। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पदेन सदस्य पर वो लागू क्यों नहीं होते? क्या पदेन सदस्य डिस्क्वालीफाई हो सकता है? भाई, एक एमपी और एमएलए जो होता है वो लोकसभा व राज्यसभा में इलेक्ट होके आता है, राज्यसभा में इलेक्ट होके आता है, तो वहाँ पे उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशंस होती है। वो क्वालिफिकेशन पास करके ही वो क्वालिफिकेशंस वो रखता है अपने पास, ठीक है। वो रखता है, इसीलिए तो वो एमपी और एमएलए बन गया। तो नगर पालिका के उपबंध उन पर लागू करने की क्या ज़रूरत आ रही है? अगर उनको हटाना भी होगा तो वो वहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन पास नहीं कर पाएंगे तो वो वहाँ पर अपने आप ही हट जाएंगे, तो ठीक है। वो निर्हरता उपबंध नगर पालिका वाले इन पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। जबकि इन पे ये लागू होते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होगा। इनको जब राज्य सरकार जब चाहेगी वापस बुला सकती है, और बुला सकने को वहाँ पे लिखा हुआ है अपने इसमें प्रत्याहार्थ कर सकती है। अधिनियम में प्रत्याहार्थ शब्द लिखा हुआ है। तो प्रत्याहार्थ याद रखना है कि प्रत्याहार्थ का मतलब होता है वापस बुलाना, ठीक है। वापस बुला सकती है जब चाहे तब। अच्छा, हटाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, जब चाहे वापस बुला सकती है। इनको हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है, राज्य सरकार के पास नहीं है। ये तो अपनी विधि से वहाँ पे अगर एमपी और एमएलए के पद से हट गए तो यहाँ से तो अपने आप ही
हट जाएंगे। ठीक है, अब मत देने का अधिकार, इनके पास कोई भी मुद्दा होता है तो वहाँ पे मत देने की बात आती है कि संबंधित मुद्दे पर आप मत दीजिए, तो वहाँ पे मत देने की निर्वाचित सदस्यों के पास होगी, पदेन सदस्यों के पास भी होती है, जबकि मनोनीत सदस्य मत नहीं दे सकते। अब ये मत क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये सरकार के द्वारा मनोनयन होता है इनका, तो इनका पलड़ा ऐसा माना जाता है कि एक तरफ झुकाव ही होगा, इसलिए इनको मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ये बात थी निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य से एक बात ये जनगणना वाली पक्की याद रखना कि वार्डों का पुनः अवधारण जब होगा तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या अग्नि नगरपालिका पर फर्क पड़ेगा। अग्नि नगरपालिका के अंदर निर्वाचित सदस्यों की संख्या चेंज होगी, विद्यमान नगरपालिका की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रतिनिधित्व वाला और जनगणना वाला दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सा याद रखना कि धारा 6 के अंदर दो बातें याद रखनी है। एक तो नगरपालिका की संरचना जो है, एक तो प्रतिनिधित्व याद रखना है, एक आरक्षण याद रखना है। प्रतिनिधित्व में निर्वाचित सदस्य जो थे वहाँ पे उससे संबंधित एक जनगणना वाला पॉइंट था, और आरक्षण था उससे एक अनुच्छेद 334 वाला पॉइंट रिलेटेड था। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, और बाकी इसमें सारी चीज़ें अपने आप याद रहने वाली बातें हैं। ठीक है, 6, 8, 12 इनको याद रखना, इन पर किस पे कौन कौन से उपबंध लागू होते हैं वो ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखते हैं SC, ST, OBC व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जितने भी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वहाँ पे SC, ST, OBC और महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये स्थान आरक्षित जो किए जाते हैं, ये निर्वाचन स्थान बोल दो या वार्ड बोल दो, उनका जो आरक्षित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? अपने धारा 9 व 10 में पढ़ा था। धारा 10 में आरक्षण की बात अपन ने की थी, वहाँ पे देखा था कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा ये किया जाता है, यानी राज्य सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। धारा 6 के अंदर उनका परसेंटेज बताया गया है कि SC, ST के लिए कितने परसेंटेज आरक्षण हो, कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, OBC के लिए आरक्षण की कितनी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो वो चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान से पढ़नी है। देखना, पहला पॉइंट देखते हैं SC, ST के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, SC, ST के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है कि SC, ST के लिए आरक्षण जो होगा उनकी जनसंख्या के समानुपाती होगा। इसका मतलब ये होता है कोई नगर पालिका है, उसके अंदर SC, ST की जनसंख्या अगर ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या का परसेंटेज अगर ज़्यादा है, 100 में से 50 आदमी SC, ST के हैं तो 50% आरक्षण हो जाएगा। ठीक है, जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण। तो ये मामला है SC, ST के लिए आरक्षण का कि आरक्षित स्थान कितने होंगे, जितनी उनकी जनसंख्या होगी, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। इसी बात को दूसरे तरीके से भी एक उपबंध में बताया गया है। उसमें कोई मोटी बात नहीं है कि कुल स्थान व आरक्षित स्थान का अनुपात कितना है मान, और कुल जनसंख्या व SC, ST की जनसंख्या का अनुपात बराबर रहना चाहिए। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि मान लो कुल जनसंख्या एक नगरपालिका की है 1000, उसमें SC, ST की जनसंख्या है 500, तो इनका अनुपात हो गया 2:1। यही अनुपात कुल स्थान व आरक्षित स्थान का अनुपात रहना चाहिए। कुल स्थान अनुपात ये SC, ST के लिए आरक्षित स्थान है। ठीक है ना, तो मान लो कुल स्थान 20 है तो 2:1 रखना है। तो यहाँ पे जनसंख्या आधी थी इनकी, तो स्थान भी तो आधे होंगे, स्थान भी आधे रखने होंगे, यानी दोनों का अनुपात समान रहेगा। कुल जनसंख्या और SC, ST की जनसंख्या का जो अनुपात है वही अनुपात कुल स्थान व SC, ST के लिए आरक्षित स्थानों का अनुपात है, सेम टू सेम रहेगा। तो इसी बात को इस तरीके से लिखा गया है, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही मैथ में अलग अलग चीज़ें दिखती है, मैथ से देखते हैं ना तो दोनों समान चीज़ें दिखती है, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। बस आप तो याद रखना कि SC, ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के समानुपाती होता है। जितनी परसेंट उनकी जनसंख्या, 10% जनसंख्या तो 10% सीटें आरक्षित हो जाएगी, 10% निर्वाचन स्थान उनके लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। अगर उनकी 20% जनसंख्या तो 20% स्थान उनके लिए आरक्षित हो जाएंगे कुल स्थानों का। ठीक है, ये प्रकार की बातें इसमें की गई है। ठीक है, SC, ST का समझ में आता है। अब बात आती है OBC के आरक्षण की। OBC के आरक्षण में 4-5 बातें लिखी हुई है, अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, तो समझना थोड़ा सा उसमें टफ है। तो यहाँ से समझना, आप ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट समझना, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या है पहला पॉइंट? तो OBC के आरक्षण में ये याद रखना कि मैक्सिमम आरक्षण इनको 21% मिल सकता है। OBC के लिए मैक्सिमम आरक्षण कितना है? 100 में से 21 सीटें ही मैक्सिमम OBC को मिल सकती है, इससे ज़्यादा OBC के लिए रिजर्व नहीं की जा सकती। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि मैक्सिमम आरक्षण इनके लिए 21% है। 21% से ऊपर आरक्षण जाएगा नहीं OBC का, यानी जो जितनी सीटें हैं, टोटल जितने स्थान हैं निर्वाचन, उनमें से अगर मान लो टोटल निर्वाचन स्थान 100 है, उसमें से 21 स्थान OBC के लिए अपन रिजर्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन स्थान रिजर्व नहीं कर सकते। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात OBC के आरक्षण में ये याद रखनी है कि OBC का आरक्षण SC, ST की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये बात लिखी हुई नहीं है पर अंडरस्टूड है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि OBC का आरक्षण SC, ST की जनसंख्या पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है, वो 3 पॉइंटों से समझ में आ जाएगा आपके।
SC/ST की जनसंख्या पर OBC का आरक्षण कैसे निर्भर करता है देखना। पहला, मान लो SC/ST की जनसंख्या 50% से कम है। मान लो SC/ST की कोई नगर पालिका है, उसके अंदर SC/ST की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या की 50% से कम है। ठीक है, SC/ST की जनसंख्या 50% से कम है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, अच्छा, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि SC/ST OBC तीनों का मिला के 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। इसका मतलब यही होता है कि 50 में से SC/ST का निकाल दो, 50% में से SC/ST का आरक्षण निकाल दो तो OBC का बच जाएगा। उस लाइन का मतलब यही है। देखना, मान लो कोई नगर पालिका है, उसके अंदर SC/ST की जनसंख्या है 30%। कितनी है? 30%। तो 50 में से 30 निकालोगे तो 20% आरक्षण OBC के लिए बच जाएगा। पहली बात तो ये होगी। मान लो ऐसा होता है कि SC/ST की जनसंख्या 20% है, उस नगर पालिका में SC/ST दोनों को मिला के 20% जनसंख्या उनकी है। 50 में से 20 निकालेंगे तो 30% आरक्षण बचता है। जबकि पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि OBC का मैक्सिमम आरक्षण कितना होता है? 21% ही होगा। 21% से ज़्यादा इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे 30% की जगह 21% समझा जाएगा। 21% स्थान ही आरक्षित किए जाएंगे, 21 से ज़्यादा आरक्षित नहीं किए जाएंगे। तो ये जो 30% है यह गलत है। हाँ, ये 20% है, तब तक सही है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि SC/ST की जनसंख्या पर OBC का आरक्षण कैसे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ देखो, SC/ST की जनसंख्या अगर 50% से 70% तक है, 50 से लेकर 70% तक है, तो OBC के लिए एक सीट आरक्षित रहेगी, सिर्फ और सिर्फ। अब मान लो SC/ST की जनसंख्या 50% है, SC/ST की जनसंख्या 50% है, तो 50% आरक्षण तो SC/ST को मिल गया। OBC के लिए क्या बचा? इस हिसाब से तो कुछ नहीं बचा, 0% आरक्षण मिला बचा। मान लो इनकी जनसंख्या 60% है, तो OBC की तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में नहीं आएगा। उस केस में क्या करोगे? उस केस में OBC के लिए केवल एक स्थान आरक्षित रहेगा, चाहे वार्ड 100 है, चाहे 50 है, चाहे 200 वार्ड है, कितने भी वार्ड हो, केवल और केवल एक सीट OBC के लिए आरक्षित की जाएगी। तो OBC के लिए आरक्षित कितनी सीटें होंगी? अगर SC/ST की जनसंख्या 50% से 70% के बीच में है, तो OBC के लिए एक सीट या एक स्थान या एक वार्ड आरक्षित होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि SC/ST की जनसंख्या मान लो 70% से ज़्यादा है, कोई नगर पालिका है, उसमें SC/ST की जनसंख्या क्या है? 70% से भी ज़्यादा है, तो OBC के लिए वहाँ पे एक स्थान भी आरक्षित नहीं रहेगा। OBC के लिए वहाँ पे कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ OBC का आरक्षण आपको इन 3 पॉइंटों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। समझ नहीं है तो वापस से देखना इसको, मुश्किल कोई बात है नहीं इसमें। अब तीसरा आता है महिलाओं हेतु आरक्षण क्या है। देखो, महिलाओं हेतु पहली बात, अगर नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात लेके चलते हैं अपन, तो 50% आरक्षण। अगर वहाँ पे पेपर में अगर नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात ना की जाए, सीधा अगर लिखा हुआ मिल जाए कितना आरक्षण है, तो 33% आरक्षण है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है इस पर, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि 33% आरक्षण है। और यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कि इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो देख लो, महिलाओं को 2 तरीके से आरक्षण मिलता है। एक तो क्षैतिज आरक्षण होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। अब क्षैतिज आरक्षण जो होता है ना, ये वाला होता है, मान लो SC/ST व OBC को स्थान आरक्षित कर दिए गए। SC/ST OBC के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। मान लो SC के लिए 10 स्थान आरक्षित कर दिए गए, तो उनमें से आधे स्थान संबंधित वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो जाएंगे। 10 स्थान SC के लिए किए गए हैं, उसमें से 5 स्थान तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बाकी 5 स्थानों पे महिला आती है या पुरुष आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 में से 5 स्थानों पे तो महिला ही आएंगी। ठीक है, मान लो ST के लिए जितने स्थान आरक्षित 10 स्थान आरक्षित किए गए, तो इनके लिए भी 5 तो महिलाएं आएंगी, बाकी 5 में से पुरुष आओ चाहे महिलाएं आओ, कोई बात नहीं है। वैसे ही OBC के लिए होता है कि OBC के लिए जितनी भी सीट आरक्षित है, उनमें से आधी सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब मान लो कह दो सर कि OBC के लिए एक ही सीट आरक्षित है, तो क्या करेंगे? OBC के लिए अगर एक ही सीट आरक्षित है, तो चक्रानुक्रम वाला अपन ने मेथड पढ़ा था धारा 10 के अंदर, जिसमें अपन ने देखा था कि चक्रानुक्रम होता है। उसमें एक बार महिला आती है, फिर अगली बार उस सीट पे पुरुष के लिए आरक्षित होती है, अगली बार वो महिला के लिए आरक्षित होती है। तो इस प्रकार का प्रावधान है। तो ये 50% का मतलब यही होता है। 33% का मतलब ये हो जाएगा, एक सीट मान लो OBC के लिए है, तो एक बार 2 बार तो लगातार उस पर पुरुष या महिला कोई भी चुनाव लड़के निर्वाचित होकर आ सकता है। और बाकी अगली बार जब तीसरी बार नगर पालिका का चुनाव होगा, तो वहाँ से वो सीट किसके लिए आरक्षित होगी? महिला के लिए आरक्षित होगी। तो वहाँ पे पुरुष चुनाव लड़कर निर्वाचित होकर नहीं आ सकेगा, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ महिला ही आ सकेगी। तो महिलाओं के लिए मतलब संबंधित वर्ग में 50% आरक्षण है। एक बात तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, आधे का मतलब ये 50% ही होता है। ठीक है, आधी महिलाएं होगी। अच्छा, कुल स्थान है,
कुल स्थान मतलब आरक्षित स्थानों को मिलाकर ये आरक्षित स्थान मिला दिए, और बाकी जितने भी अनरिजर्व्ड जो प्लेस थे मतलब अनारक्षित स्थान जो थे उनमें भी आधी महिलाएं होगी। ठीक है, वहाँ पे भी ये होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ये होता है संबंधित वर्ग से रिलेटेड ही महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है वो होता है क्षैतिज आरक्षण। अब ध्यान से देखना, अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात नहीं की गई है, तो आप तो सीधा सा ध्यान में रख लेना एससी के लिए जितने स्थान आरक्षित है तो एससी की महिलाओं के लिए उनसे आधे स्थान आरक्षित हो जाएंगे, बस ये ध्यान में रखना है। अब कुल स्थान मान लो जितने भी हैं उनके आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं अपन। ठीक है, अब देखना भाई। ठीक है, जिस तरह से ये एक नगर पालिका है, क्या है, एक नगर पालिका है, और इस नगर पालिका के अंदर मैं अभी मान रहा हूँ इसके अंदर टोटल वार्ड कितने, 100 वार्ड मान रहा हूँ। कितने वार्ड मान रहा हूँ, ये एक नगर पालिका है और इसके अंदर मैं मान रहा हूँ 100 वार्ड। कितने वार्ड, 100 वार्ड, 100 निर्वाचन स्थान है यहाँ पे, ऐसा मान के अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे मान लिया मैंने एससी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए एससी की जनसंख्या इस नगर पालिका के अंदर 20% है। कितनी है, 20% है। तो 20% है तो यहाँ पे 20 स्थान, 100 में से 20 स्थान एससी के लिए आरक्षित हो जाएंगे। यानी इसमें टोटल स्थान 100 हैं, 100 के 20% कितना होता है, 20। तो 20 स्थान एससी के लिए आरक्षित हो जाएंगे। मान लो इसके अंदर, इस नगर पालिका के अंदर एसटी की जनसंख्या कितनी है, वो भी मान लेते हैं 20% है। कितनी है, 20% है। तो इनमें कितने टोटल निर्वाचन स्थानों में से कितने परसेंट एसटी के लिए आरक्षित हो जाएंगे, 20% स्थान आरक्षित हो जाएंगे। टोटल 100 है, 100 का 20% 20, तो 20 स्थान इसके लिए आरक्षित हो जाएंगे। अब बात करता हूँ ओबीसी की। क्या है, ओबीसी की। आपको ओबीसी के लिए मैंने बताया था, ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा वो एससी व एसटी की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पे एससी व एसटी की जनसंख्या कितनी है, दोनों की मिलाकर 40% जनसंख्या है। इस वार्ड के अंदर अपने 20% एससी की मानी थी, 20% अपने एसटी की मानी थी। तो कुल जनसंख्या में इसमें एससी और एसटी की 40% जनसंख्या है। अब 40% जनसंख्या है तो जो अपने यहाँ पे समझा था उसमें जो पहला पॉइंट था कि 50% तक हो जनसंख्या, यानी 50% से कम जनसंख्या हो, तो यहाँ पे दोनों की 40% है। तो ओबीसी की 50 माइनस, यही तो समझा था, एससी प्लस एसटी। तो एससी और एसटी की 40% है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे आरक्षण कितना हो जाएगा, 10%। अब 10%, 100 वार्डों में से कितने वार्ड आ जाएंगे ओबीसी के हिस्से में, 10 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है बात एक। तो अब देखो महिलाओं के लिए बात करता हूँ मैं, किसके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बात करते हैं ना, तो इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 20 सीटें आरक्षित है। टोटल सीटें कितनी आरक्षित है, 20 सीटें आरक्षित है। तो 20 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। कौन सी महिलाओं के लिए, एससी वर्ग की महिलाओं के लिए। कितनी सीटें, 10 सीटें। ठीक है, और 10 सीटें यहाँ पे एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। कौन सी सीटों में से, इन सीटों में से। तो 10 सीटें यहाँ से आरक्षित हो जाएगी। 5 सीटें यहाँ पे ओबीसी वाली महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। 5 सीटें यहाँ पे ओबीसी वाली महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। देखना एक मिनट, ये एसटी, ये एससी। तो ये हो गया क्षैतिज आरक्षण, ये है क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण से इनको 25 सीटें मिलती है। अब बात एक उपधारा में और ये कह गई है कि टोटल जो आरक्षित, टोटल जो स्थान है, टोटल कुल स्थान कितने हैं, 100। मतलब आरक्षित स्थानों को मिलाकर टोटल स्थान कितने हैं, 100। उनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, ये बात कही। तो इनमें से 50% कितनी हो जाएगी, 50 सीटें। टोटल 50 सीटें आरक्षित रखनी है, तो 25 तो ये हो गई और प्लस में 25 सीटें और, तो टोटल कितनी सीटें हो जाएगी, 50 सीटें आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। तो ये है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपसे पूछे तो सीधा सा आपको जानना है कि 33% सीटें आरक्षित होती है महिलाओं के लिए, 33% सीटें आरक्षित होती है। ये नगर पालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग है महिलाओं वाला मामला, और ये होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो, एक ही सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो, तो महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होगी। फिर एक ही सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है 100 में से, तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी। तो इसमें एक बार तो ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं, 50% के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, एक बार जब चुनाव होते हैं तो पुरुष उसमें चक्रानुक्रम वाला मेथड अपने पड़ा था, एक बार तो पुरुष उसमें, पुरुष या महिला दोनों में से कोई सा ही चुनाव में निर्वाचित होकर आ सकता है, और एक बार क्या होता है महिलाओं के लिए वो सीट आरक्षित होगी। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम महिलाएं ही निर्वाचित होकर आ सकेंगी, उस टाइम पुरुष आरक्षित, पुरुष जो होता है वो निर्वाचित होकर नहीं आ सकेगा। हाँ, दूसरी बार जब चुनाव होते हैं तो वहाँ से पुरुष भी आ सकता है और महिला भी
निर्वाचित होकर आ सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना आप कि आरक्षण वाला क्या मामला है, पूरा का पूरा आपको सही तरीके से बता दिया गया है। और पहले वो जो था उसमें पूरा जो आपने समझा था उसमें क्या था, धारा 6 थी, नगर पालिका की संरचना थी, प्रतिनिधित्व पढ़ना था, और प्रतिनिधित्व से रिलेटेड एक पॉइंट था अपना जनगणना वाला, और आरक्षण से रिलेटेड एक पॉइंट था अपना अनुच्छेद 334 वाला। क्या था? अनुच्छेद 334। अब अनुच्छेद 334 की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अनुच्छेद 334 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 के आधार बना के आरक्षण के लिए ये बात की गई है कि ये इस आरक्षण का प्रावधान जब तक रहेगा तब तक अनुच्छेद 334 के अंदर आर्टिकल जो संविधान का है 334, उसके अंदर जो कालावधि निर्दिष्टित की गई है, उसके अंदर जो कालावधि निर्दिष्ट की गई है उस टाइम तक ये आरक्षण प्रभावी रहेगा। उसके बाद में जब ये खत्म हो जाएगा तो ये भी आरक्षण भी प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 334 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 334 में बात की गई थी जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कि SC और ST को आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? SC और ST को। SC ST को आरक्षण दिया गया था 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। अच्छा, उसके साथ एंग्लो इंडियन जो थे ना, एंग्लो इंडियन जो थे उनके लिए भी राज्यसभा लोकसभा में आरक्षण था 10 वर्षों के लिए। जैसे ही 10 वर्ष कंप्लीट हुए उसके बाद में संविधान में संशोधन के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए उनको आरक्षण दिया गया, और जैसे ही वो 10 वर्ष खत्म हुए उससे अगली बार संविधान संशोधन द्वारा उनको अगले 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया। ऐसा कंटिन्यू चलता गया। अब जब ये हुआ कि 126वां संविधान संशोधन जब हुआ, 126वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ, उसके अंदर ये 2019 में होता है, ये होता है 2019 में। इसके दौरान SC ST की कालावधि जो थी बढ़ा के 80 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 80 वर्ष कर दी गई। जबकि शेष के लिए एंग्लो इंडियन के लिए इसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनकी जो 70 वर्ष थी उतनी ही रखी गई, मतलब 10 वर्ष करते करते 70 वर्ष तक लेके आ गए। अब जब अगली बार जब 126वां संविधान संशोधन होता है तो क्या किया जाता है कि SC के लिए तो वो बढ़ा के कालावधि को 80 वर्ष कर दी जाती है, यानी 10 वर्ष बढ़ा दी जाती है। जबकि एंग्लो इंडियन के लिए जो थी 70 वर्ष का प्रावधान था वो 70 वर्ष समाप्त हो गए। अब वर्तमान में एंग्लो इंडियन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसी प्रकार से जब अगली बार जब 80 वर्ष कंप्लीट होते हैं, नया संविधान संशोधन अगर हो जाता है तो 10 वर्ष के लिए और आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा। अगर नया संविधान संशोधन नहीं होता इस चीज़ को लेकर तो 80 वर्ष के बाद में आरक्षण प्रभावहीन हो जाएगा। तो इसके अंदर अनुच्छेद 334 के अंदर जो चीज़ निर्दिष्टित की गई है, कालावधि जो निर्दिष्टित है, उसी के अकॉर्डिंग ये आरक्षण का प्रावधान रहेगा। उतने ही कालावधि के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। इसमें जो ये समय समाप्त होगा उसके साथ ही आरक्षण का प्रभाव भी यहाँ पे भी समाप्त हो जाएगा। ये आरक्षण से रिलेटेड एक पॉइंट अपने धारा 6 के अंदर लिखा हुआ था। तो इस चीज़ को मोटा मोटी समझ लेना अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आरक्षण का प्रावधान कब तक कौन सी कालावधि तक रहेगा, ये उपबंध लिखा हुआ है अपने इस नगर पालिका अधिनियम 2009 में, ठीक है भाई। तो धारा 6 को ढंग से पढ़ लेना। धारा 6 में नगर पालिका की संरचना की बात की गई है और प्रतिनिधित्व की बात की गई, आरक्षण की बात की गई है। प्रतिनिधित्व में जो निर्वाचित सदस्य थे उनसे रिलेटेड एक पॉइंट था अपने जनगणना वाला, और आरक्षण से रिलेटेड था अनुच्छेद 334 वाला। अनुच्छेद 334 उम्मीद करता हूँ आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसके बारे में कभी डिटेल चर्चा देख लेना आप, या फिर कोई यूट्यूब पे देख लेना, कोई वीडियो देख लेना ढंग से अनुच्छेद 334 समझने के लिए आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन धारा 7 और धारा 8 की बात करेंगे। धारा 7 के अंदर तो पदावधि की बात की गई है, और धारा 8 के अंदर नगर पालिका में शासन किस में निहित होगा उस बारे में बात की गई है, ठीक है भाई। देखते हैं हम तो धारा 7 में क्या बात की गई है। धारा 7 में पदावधि की बात की गई है। नगर पालिका की संरचना अपन ने पढ़ी थी, वो संरचना पूरी निर्मित हो जाती है, निर्वाचन भी होता है, पदेन सदस्य भी आते हैं। उसमें सब कुछ होने के बाद में जो सदस्य जो होते हैं उनकी पदावधि क्या रहेगी, वो नगर पालिका कितने दिन तक अस्तित्व में रहेगी, कितनी अवधि के लिए वो अस्तित्व में रहेगी, इस पे बात करता है धारा 7, ठीक है। तो इसकी पदावधि दी गई है उसमें प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए। प्रथम बैठक की जो तारीख है उस तारीख से, उस दिनांक से आगे 5 वर्ष कैलकुलेट किए जाएंगे, वहाँ तक वो क्या होगी, उसकी पदावधि होगी। अब प्रथम बैठक का जो अभिप्राय है ना, वो यहाँ पे निर्वाचन के तुरंत बाद होने वाली जो पहली बैठक होती है उस बैठक से अभिप्राय है कि उस बैठक से जो जितनी तारीख वो होती है उससे 5 वर्ष तक उसकी पदावधि रहेगी, यानी उतने समय के लिए वो नगर पालिका अस्तित्व में रहेगी, ठीक है। तो ये 5 वर्ष वाला मामला तो आपके समझ में आ गया होगा और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, इसको कोई नई बात नहीं है। प्रथम बैठक भी आप जानते हो कि निर्वाचन के तुरंत बाद जो होती है ना वो होती है। तो
इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि नगर पालिका अगर समय से पहले विघटित हो जाती है, मान लो नगर पालिका 3 साल के लिए रहती है, कितने साल के लिए, कोई नगर पालिका 3 वर्ष बाद क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, 3 वर्ष बाद में विघटित हो जाती है, तो नई नगर पालिका का जो गठन होगा ना वो शेष समय के लिए होगा। मान लो अब 5 वर्ष टोटल होते हैं, शेष समय रह गया 2 साल, 2 वर्ष रह गए, तो इन 2 वर्ष के लिए नई नगर पालिका गठन होगा। जो नए चुनाव होंगे और नए चुनाव होने के बाद नई नगर पालिका अस्तित्व में आएगी, तो उस नगर पालिका का समय अवधि कितनी रहेगी, उसकी पदावधि रहेगी सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष। ठीक है, तो ये शेष समय के लिए नई नगर पालिका को गठित किया जाएगा। मान लो अभी इसको ये कंप्लीट होने वाली है, इसको 4.5 साल हो गए, इसको क्या हो गए, 4.5 साल हो गए, 6 महीने इसमें रह गए। 6 महीने अगर रह जाते हैं तो कोई नगर पालिका गठित नहीं होगी, यानी कोई चुनाव नहीं होंगे फिर से, और नई नगर पालिका अस्तित्व में नहीं आएगी। तो ठीक है, 6 महीने के लिए ये प्रावधान काम नहीं करता। उससे ज़्यादा समय बचते हुए कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो पुनः चुनाव होते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये मतलब लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो अपन देखते हैं कि अगर उसका किसी का विघटन अगर हो जाता है तो नए जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए, मतलब जो नई विधानसभा, जो नई लोकसभा अस्तित्व में आती है वो तो 5 साल के लिए बनी रहती है, उनका कार्यकाल तो 5 साल ही होता है, नई जो बनती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया ना, क्योंकि अगर इसका भी चुनाव फिर से 5 साल के लिए कर दिया तो ऐसे तो चुनाव होते ही रहेंगे। फिर इतनी सारी नगर पालिकाएँ हैं, किसी न किसी नगर पालिका का तो चुनाव चलता ही रहेगा। फिर पूरे वर्षों के लिए, हर टाइम के लिए वो चुनाव चलते रहेंगे। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया जाता है कि कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो 5 साल के बाद में, जब 5 साल कंप्लीट होते हैं तो सारी नगर पालिकाओं का फिर से जो चुनाव होता है वो एक साथ हो सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे होगा कि ये 3 साल में विघटित हो गई, फिर अगली वाली अगर ये निर्मल होती है 5 साल के बाद में, 5 साल के लिए अगर इसका कार्यकाल रहता है तो फिर ये बाकी नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे उनके साथ फिर से इनके चुनाव नहीं करवाए जा सकेंगे, फिर तो इनका 5 साल के बाद में करवाना पड़ेगा। इसलिए एक डिस्टर्बनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नगर पालिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो नगर पालिकाओं में हर टाइम चुनाव चलते रहेंगे। उस प्रकार की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने को इसको शेष समय के लिए ही नई नगर पालिका गठन किया जाता है। तो इसमें कोई मोटी बात है नहीं, पदावधि है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष लिया जाता है और फिर नगर पालिका समय से पहले विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका का गठन शेष समय के लिए किया जाता है। अगर 6 समय बचते हुए कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो उसका कोई चुनाव नहीं होता है, फिर से साथ में ही चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है जी धारा 7 में। धारा 8 की अगर बात करता हूँ तो नगर पालिका की शासन की बात की गई है कि नगर पालिका का शासन किस में निहित होगा। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होगा। नगर पालिका में निहित होने का मतलब होता है, अच्छा नगर पालिका में तो निहित होगा पर उसका माध्यम क्या होगा, किसके माध्यम से नगर पालिका में निहित होगा। ठीक है, नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होता है, पर वो किसके माध्यम से होता है, वो वहाँ के संबंधित जो नगरीय निकाय होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसके माध्यम से निहित होता है। अध्यक्ष जो होता है सब कार्यवाही सारे उपबंधों के अध्ययन रहते हुए सारी कार्यवाही करता है। मतलब रेस्पॉन्सिबल इंसान कौन होता है, जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है। तो नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होता है जिसका माध्यम उसका अध्यक्ष होता है। जिस तरह से नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहते हैं, नगर परिषद में उसको सभापति कहते हैं, नगर निगम में अपन उसको महापौर कहते हैं। इनके माध्यम से शासन निहित किया जाता है, नगर पालिका में लागू किया जाता है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने लेना कि धारा 8 नगर पालिका शासन की बात करती है, धारा 7 पदावधि की बात करती है। ठीक है, ये 2 इजी सी धाराएँ थी, इनको देख लेना, आप आराम से समझ में भी आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, तो आप 10 धाराएँ अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप इसको फिर से पढ़ना और हो सके तो ना अपनी भाषा में सरल नोट बनाने की कोशिश करना, ताकि सरल तरीके से आपके एग्जाम टाइम पे समझ में आ सके। शॉर्ट नोट भी बनाने की कोशिश करना अगर आपसे बन सके तो, पॉसिबल हो सके तो। ठीक है भाई, सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगली क्लास में मिलेंगे। ओके।